नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। मैं आपका दोस्त रविकांत आपको हर तरीके की वीडियो उपलब्ध कराऊंगा इस चैनल पर, जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करिए, जिससे कि और जो स्टूडेंट्स हमारे भाई बंधु हैं उन तक पहुँच सके। तो आज हम जो बात करेंगे क्रिया शरीर के बारे में। क्रिया शरीर में हमने पहला आज चैप्टर उठाया है शरीर। हम धीरे धीरे पूरा ही क्रिया शरीर का आपका अध्ययन कराएंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छी तैयारी हो सके, अच्छी पकड़ बन सके। ठीक है। और आपने देखा भी होगा, जब आपने चैप्टर उठाया होगा इस तरीके का, और या चैप्टर नहीं उठाया तो आपने पेपर्स जर्नल देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा शरीर के ऊपर बहुत कुछ पूछा जाता है कि शरीर क्या है, शरीर की परिभाषा लिख दीजिए। तो समझ में ही नहीं आता शरीर का क्या लिख दें ऐसा कुछ, जिससे कि हमारा जो उत्तर सही हो जाए। चलिए इसमें आज इसी के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले शरीर शब्द की व्याख्या, इसने हेडिंग दे रखी है, इसको हम देखते हैं। शरीर शब्द की व्याख्या। तो व्याख्या में अगर बात करते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। शरीर में केवल ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है, केवल आपको यही लिख देनी है। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग बाही। अब मैं इसका एक एक करके आपको मतलब समझा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इस वीडियो को एक एक, क्योंकि जिससे कि आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो आयुर्वेदा। क्योंकि हम लोग आयुर्वेदा में जब नए नए आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइएगा। इस चैनल पे आपको सब कुछ बहुत सटीक और बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। तो आप इस चैनल पे जब आ चुके हैं तो सबसे पहले तो हम इसमें शुरू करते हैं। पहली जो आपका श्लोक है, जो ये तत्र शरीरम नाम वाला, चलिए हम इसको एक एक करके व्याख्या एक्सप्लेन करते हैं। तत्र मतलब वह, शरीरम शरीर, नाम वह जिसको नाम है, चेतना अधिष्ठान वो जिसमें चेतना का अधिष्ठान हो, और पंच महाभूत हों, विकार समुदायात्मक संयोगवादी, और ये विकार जो हैं वो समुदाय के रूप में रहें, और संयोग मतलब ये चीज़ जितनी भी हैं ये सब संयोग में रहें, तो हम इसको क्या कहेंगे, शरीर। तो आप इसको थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने अभी तक पहली बार, अगर जैसे जो कोई पहली बार पढ़ता है तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए हम इसको अच्छी से देखेंगे। तो चेतना अर्थात आत्मा का आश्रयभूत तथा पंच महाभूतादि विकारों का संयोग। तो पंच महाभूत का जो विकार होते हैं, जब उनका संयोग होता है तो उसको किससे नाम से जानते हैं, शरीर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस लोक में सभी द्रव्य पांच भौतिक, आपको भी पता है, हर चीज़, कोई भी चीज़ यहाँ ऐसी नहीं है जो पंच महाभूत से मिलकर ना बनी हो। यहाँ पे सब कुछ पंच महाभूत से मिलकर ही बनी है। शरीर में पंच महाभूतों के विकार के रूप में रसाद, जो सात धातुएं हैं वो रसादी धातुएं, दोष त्रिदोष हैं, त्रिमल को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसको दिया हुआ है। यह शरीर संयोगवाही है, अर्थात त्रिदोष, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, दोष कितने, 3 होते हैं। ठीक है। तो अब अर्थात त्रिदोष, सप्त धातु मैंने बताया था, मल समान सम मात्रा में रहने से यह शरीर गतिमान रहता है। मतलब अगर समान मात्रा में ये सब चीज़ें रहेंगी, अगर विकृत नहीं होंगी, तो बिल्कुल शरीर बिल्कुल गतिमान अवस्था में रहेगा, वरना व्याधि हमें घेर लेंगी। इसलिए जैसा कि हम देख रहे हैं, वैषम्य शरीर में क्लेश को उत्पन्न करता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अतः यह कहा जा सकता है कि जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो, बिल्कुल सही बात है, इसमें आत्मा ही नहीं होगी तो वो शरीर नहीं कह सकते, इसमें आत्मा का अधिष्ठान हो। मतलब सीधी बात ये है, ये दूसरी एक तरीके से परिभाषा आप अथवा कर लग के कह सकते हैं, जैसे बीच में अथवा लिख दिया और फिर उसके बाद लिख सकते हैं, जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो और जो पंच महाभूताद विकारों प्रोडक्ट का समुदाय हो, उसे शरीर नाम से जानना चाहिए। बिल्कुल। और महर्षि सुश्रुत ने भी कहा भी है कि दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, जिसमें दोष धातु मलमूल, ये जो क्या कहते हैं चीज़ें पाई जाती हैं, यही शरीर के मूल हैं। जो दोष त्रिदोष सप्त धातु त्रिमल, यही मूल हैं किसके, शरीर के। और महर्षि सूत्र ने ये कहा है, और अष्टांग हृदयकार ने क्या कहा है, दोष धातु मला मूला सदा देहस्य, दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। इसका मतलब ये है कि शरीर का दोष धातु मलों का उत्पादन स्वीकार किया गया है, अर्थात दोष जो त्रिदोष कितनी धातुएं होती हैं, 7। ठीक है। और त्रिमल, ये मूल हैं किसके, हमेशा देह के। देह एक पर्याय है किसका, शरीर का। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसमें पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, वरना कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको बिल्कुल सबसे
सबको सही तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे आगे जब क्या कहते देखते हैं तो सुश्रुत के शब्दों में शरीर की परिभाषा निम्न है, ठीक है। सुश्रुत सबके इतने महर्षि थे, बहुत सबका अपना अपना मतभेद था, थोड़ा सा कुछ किसी ने कुछ लिख दिया है, किसी ने कुछ लिख, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा इसमें डेफिनेशन लिखेंगे उतना ही आपका नंबर ज़्यादा मिलेगा। और एक बात, अगर आप पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं तो मेरा केवल यही मोटिव है कि आपको संस्कृत से रूबरू कराना, और आपको संस्कृत में अगर मतलब समझ में आ जाएगा तो आप उसको अच्छी तरह लिख भी देंगे और श्लोक अच्छी तरह याद भी हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। और मैं अभी जब ये हो जाएगा उसके बाद बीच बीच में दो तीन चैप्टर या 4 चैप्टर हो जाने के बाद एक शॉर्ट ब्रीफ लिया करूँगा, जिसमें केवल श्लोक चांटिंग करेंगे, हम लोग श्लोक का उच्चारण करेंगे, जिससे कि श्लोक आपके बहुत अच्छे हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत के शब्दों में शरीर की परिभाषा क्या दी है सुश्रुत ने, चलिए हम देखते हैं। शुक्रशोणितम गर्भाशय स्था आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छम गर्भ इच्यते तम चेतना अवस्थम वायु विवर्जंती, दुख सही है। शुक्रशोणितम गर्भाशय स्मात् आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छ गर्भ इच्यते तम चेतना अवस्थम वायु विभजन्ति तेन एवं पंचति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धिता सा यदा हस्तपाद जिह्वा ग्रहण कर्ण नितंब आदि विरंग रूप स्तदा शरीर इति संज्ञा लभ्यते। अब चलिए इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। शुक्रशोण गर्भाशय में स्थित आत्म प्रकृति अष्ट प्रकृति, जिसके अंतर्गत प्रकृति महत अहंकार एवं पंच तन्मात्राएँ हैं, और पंच तन्मात्राएँ आपको आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। और विकारों पंच महाभूत एकादश इंद्रियाँ, ये 16 विकार हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से याद करनी, एकादश इंद्रियाँ और पंच महाभूत ये क्या है, 16 विकार हैं। कभी आप छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 16 विकार क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं पंच महाभूत, जो कि आप लिख देंगे, और एकादश इंद्रियाँ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एकादश जो इंद्रियां होती हैं, जो एकादश इंद्रियां जो दे रखी हैं, इसको आप जान लीजिए 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, तो ये मिला के आपको लग रहा हो 10 हो जाएंगी, लेकिन एक मन और जुड़ जाता है जिससे कि वो एकादश इंद्रियां हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चेतना युक्त गर्भ में वायु द्वारा विभजन, वायु विवर्जंती लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए वायु विभजंती, तो इस तरीके से करके वायु विभजंती। और अब हम कहाँ पहुँचे थे, संयुक्त शुक्र एवं शोणित गर्भ कहलाता है। इस चेतना युक्त गर्भ में वायु द्वारा विभजन, मतलब वायु जो है वो विभाजन करती है, तेन से पचन होता है, तेन एन पचती, आप जल से क्लेदन, आर्द्रता आप क्लेदयंती, ठीक है। और पृथ्वी संगनन, कठिनता को संगनन मतलब संगनन होता है। और आकाश महाभूत द्वारा विवर्धन, आकाश महाभूत द्वारा विवर्धन होता है, आकार में वृद्धि होती है, विवर्धन मतलब वृद्धि, ठीक है। इस प्रकार परिवर्तित गर्भ जब हस्तपाद जिह्वा कर्ण नितंब आदि अंगों से युक्त होता है तब शरीर की संज्ञा को प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको प्लीज़ याद करिएगा और लिख लिख के याद करिए, क्योंकि बड़ा श्लोक है, आपको याद नहीं होगा, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह लिख लिख के याद करिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे उसी का पूरा जो थोड़ा सा इसमें मॉडर्न दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको, अगर आप चैनल पे अगर नए आते हैं तो आप टेलीग्राम, अगर चैनल पे आप नहीं गए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिससे कि आपको ये नोट्स वहाँ मिल सके, ठीक है, जिससे कि आप अच्छी तरह पढ़ सकें। और आप व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए, जिससे कि न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें, टेलीग्राम से मिल जाए, जिससे कि आपको न्यू अपडेट पहुँचते रहें। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर शब्द का पर्याय, शरीर शब्द के पर्याय, शरीर शब्द के पर्याय हालांकि पूछे भी जा सकते हैं, नहीं, लेकिन कोई पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए। इसका सिंपली पर जो पर्याय हैं, गात्र, वपु, संगनन, विडम, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु, तनु, ठीक है। तो इस तरीके से करके इसके शरीर के पर्याय हैं, ठीक है। लेकिन इसके मुख्यतः 4 पर्याय केवल बताए गए हैं आयुर्वेदी वाग्मन्य। तो अब इसको 4 पर्याय बताए गए हैं, तो इसमें क्या है, शरीर, देह, काय, पुरुष, शरीर, देह,
काय, पुरुष। ठीक है, अब ये जो चार बताए गए हैं, अब चलिए इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो शरीर आता है तो इसकी सिंपली आपको ये चीज़ याद करनी है, मतलब याद ही करनी है। सीरते इति शरीरम, यह शरीर की व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति, जब भी आप शरीर की व्युत्पत्ति अगर आएगी तो बाकायदे कोई भी आपसे पूछेगा तो क्या, तो सीधे आप पहले व्युत्पत्ति लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करके एक क्रम होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आपको करके भी दिखाऊंगा, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड वो व्हाइट बोर्ड पर करके दिखाऊंगा किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं। शरीर शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात जिसका निरंतर नाश, सीरते मतलब होता है जिसका क्षरण होता रहे, नाश होता रहे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शरीरम, उसे शरीर कहते हैं। शरीर की प्रत्येक समय अवस्थाओं के पाक मेटाबॉलिज्म होते रहते हैं और तथा काल स्वभाव के कारण ही शरीर कोशिकाओं ऊर्जा का नाश प्रतिक्षण होता रहता है। इसी विनाश के कारण इसे शरीर कहते हैं। ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप बता सकते हैं। आपको पता होगा, आपने मॉडर्न पढ़ा होगा कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यही ये क्या कहते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं जिससे कि कोई भी किसी भी चीज़ का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब उसके बाद कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देह लिख रखा है लेकिन देह इतना पूछा नहीं जाता है, अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद काया दे रखी है। काय शब्द, कै शब्द धातु से निष्पन्न हुआ है। कायति शब्दायते इति काय, जिसका शब्द जिसका अर्थ शब्द करने वाला अर्थात जो शब्द उत्पन्न करता है उसे काया शब्द से जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको, हो सकता है कि आपको थोड़ा तेज़ लग रहा होगा, मैं तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के हो सकता है पर एग्ज़ाम आने वाले हों और कुछ बच्चे को हो सकता है बाद में आ रहे हों, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द सिलेबस कवर हो जाए। इसलिए मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, जल्द से जल्द आप सिलेबस पूरा कर सकें, क्योंकि कॉलेज से कुछ हो जाएगा, कुछ मैं बता दूंगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ अच्छे से अच्छे नंबर, मैं आपको ये भी बताऊँगा अच्छे नंबर कैसे पाए जा सकते हैं आयुर्वेद में। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अब जो पुरुष की बात करते हैं, पुरुष की आप व्युत्पत्ति याद कर लीजिए, पुरी वसति इति पुरुषा। ठीक है, आप इसको याद ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, और वैसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो पुरुष की डेफिनेशन में लिख सकते हैं चेतना धातु रपेक, जो ये वाला ये जो दी रखा है ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, पुरुष के उस रीजन में कि चेतना धातु रपेक स्मृता पुरुष संघ का। ठीक है, आप इसको जब लिख सकते हैं एक आसानी से लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, इस जगह आपको सब कुछ मैं धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बताऊंगा। और एक और बात ध्यान रखिए, ये एक धातु पुरुष को भी डिनोट करता है, ये जो मैंने आपको बताया चेतना धातु रपेक पुरुष वो स्मृता पुरुष संघ का, ये आपको याद कर लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छी लाइन है ये। और एक धातु पुरुष, क्योंकि ऐसा है जब एग्ज़ाम होते हैं तो अभी जो देखिए आप जो देख रहे होंगे, जो धातु भेद से पुरुष संख्या, ये जो पूछा जाता है कभी कभी, तो क्या है कि इसमें वैसे नहीं पूछेगा कि पूरे धातु भेद के पुरुष संख्या लिखिए, ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन ये है कि कभी कभी क्या करता है ये, जैसे हाँ देखिए ये चीज़ दे रखी है, जो एक धातु पुरुष जो मान लीजिए ये पूछ लिया गया कि एक धातु पुरुष क्या होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंपली चेतना धातु रपेक स्मृता पुरुष संघ का, जो कि आप देख रहे होंगे इसमें ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। महर्षि चरक ने के अलावा एक चेतना धातु को ही पुरुष संज्ञा प्रदान की है। चेतना धातु पुरुष केवल आत्मा को ही कहा जाता है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति, हाँ अब इसको जरूर, पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है, आप सिंपली एक बार मन लगा के एकदम सुनिएगा मेरी बात, एक बार सुन लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। बोलिए पुरी शेते, पुरी शेते, पुरी शेते, याद हुआ कुछ, पुरी शेते। ठीक है, इति पुरुषा याद हो गया। सिंपली इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आप स्प्लिट जब करके आप याद करेंगे ना, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। वैसे आप याद करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप धीरे धीरे करके इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं, और आप लिखें ज़रूर। ठीक है, आप जितना लिखेंगे उतना ही जल्दी आपको याद होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लिखा बिल्कुल करिएगा। ठीक है, तो महर्षि चरक के अलावा केवल एक धातु पुरुष को पुरुष संज्ञा प्रदान की गई। चेतना धातु पुरुष केवल आत्मा को ही कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से करके हम पुरुष संघ की व्युत्पत्ति ये उन्होंने बता रखी, जो शरीर में रहे उसे पुरुष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पुरुष से तात्पर्य आत्मा से है। ओके, सीधी सी बात है, एक धातु पुरुष है तो उसमें आप आत्मा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर धातु पुरुष, अब इसको भी आपको याद करना पड़े क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। खाद्य चेतना षष्टा धातवा पुरुष स्मृता, खाद्य चेष्टा, रुक जाइए, खाद्य चेतना षष्टा धातवा पुरुष संग स्मृता।
मैं समझता थोड़ा संज्ञा का थोड़ा ज़्यादा याद आता क्योंकि ये धातु स्पर्श मुझे ज़्यादा माइंड में रहता है इसलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भी रहता है, लेकिन वो ज़्यादा रहता है इसलिए आ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपको भी हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको याद होगा। ठीक है, जब हम एक सेशन किया करेंगे तो उसमें क्या है कि पूरा टोटली हम श्लोक ही श्लोक लेंगे। आप बिल्कुल घबराइएगा ना, लेकिन उस दिन जब मैं पहले ही बता दूंगा किस दिन हुआ करेगा, तो उसमें पहले ही आप सब श्लोक लिख लिया करिए। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कितने से कितने बजे तक वो कितने से कितने आपको लिखने हैं। ठीक है, और कितने बजे से मेरे जो वीडियो आएगा कितने बजे आपको तैयार बिल्कुल बैठना है और बिल्कुल बिल्कुल जुट जाना है पढ़ाई के लिए। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं खाद्य अर्थात आकाश। खाद्य को क्या कहते हैं? आकाश। वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत। और छठी चेतना को पुरुष संग। अब आपने देखा एक चेतना उसमें दे ही रखा था। ठीक है, और इसमें पंच महाभूत। अब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर षट धातुष पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, अगर षट धातुष पुरुष वाला अगर हम देखा जाए तो षट धातुष पुरुष वाला अगर कहा जाए तो अगर बराबर लिख दें तो पंच महाभूत और प्लस आत्मा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। और हाँ, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी बिल्कुल छोड़ ना दीजिएगा। इसको बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, किसी भी हालत में याद करना, क्योंकि चतुर्विंशति धातुष पुरुष पूछा ही जाता है। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो आपको इसको याद करने के लिए सीधी सी बात है, आपको याद करना पड़ेगा। पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिकः स्मृतः मनो 10 इंद्रियाण्यर्थ प्रकृति चाष्ट धातु की। अर्थात अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। चरक ने पुनः धातु भेद से 24 तत्वों का पुरुष माना है। ठीक है, मतलब धातु भेद का 24 तत्वों का पुरुष माना। अब जिसमें देखिए क्या क्या है, एक मन। ठीक है, एक मन, 10 इंद्रियां, कितना 11 हो गए। ठीक है, अर्थ कितने हो गए 12। ठीक है, और उसके बाद अष्ट प्रकृति 12 8, मन 10 इंद्री और अर्थ अष्ट प्रकृति। ठीक है, और ये जो दे रखी हैं चतुर्विंशति पुरुष। और हाँ, इसमें क्या है कि 10 इंद्रियां। ठीक है, 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, तो हम इसको भी याद रखेंगे अच्छी तरह। और अर्थ के संबंध में शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। अर्थ कितने कितने होते हैं, शब्द, स्पर्श, गंध, ये चीज़ आपको सब याद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, महत, अहंकार, ये सब चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो आप बिल्कुल इसको एक एक करके आराम से देखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ, तो ये चतुर्विंशति जो धातुष पुरुष है, तो इसको चतुर्विंशति फिर ये कैसे हुआ, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, और अर्थ कितने हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब भी आप किसी की बात करेंगे, किसी भी ड्रग की बात करेंगे, तो उसका हम लोग क्या देखेंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, अर्थ के तो ये 5 ये हो गए, तो अब कितने 15 हो गए, 15। अब अष्ट धातु में अष्ट धातु में क्या क्या आएगा, अव्यक्त, महत, अहंकार, शब्द, तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, महत, अहंकार, शब्द, तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ये कुल 8 हैं। ठीक है, और 8 और 1 ये प्रकृति। अभी कितने 9 हो गए, और 15 9 कितने हो गए। तो इस तरीके से करके ये चतुर्विंशति धातुष पुरुष हो जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद करनी चाहिए। और जो ये श्लोक दिया हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा है ये थोड़ा सा आपका कंटेंट बढ़ाएगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत कंटेंट लिखते हैं, थोड़े से नंबर कम आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिए। तो हम फिर उसके बाद बात करते हैं पंचविंशति पुरुष। ठीक है, हालांकि ये आता नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। तो पंचविंशति जो पुरुष है वो क्या है कि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष के 25 तत्व माने गए हैं। ठीक है, अब 25 तत्व जो माने गए हैं, प्रकृति इस तरीके से करके, और इसमें जो दिया गया है मूल प्रकृति
प्रकृतिर विकृति महद्वाधा प्रकृति विकृतया सप्त षोडश षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति विकति पुरुष। तो इस तरीके से करके अब इस प्रकार इन तत्वों को 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो चार क्या क्या हैं? एक तो प्रकृति है, एक प्रकृति विकृति है, सिंपली याद हो सकता है, प्रकृति प्रकृति विकृति, फिर विकृति, फिर ना प्रकृति ना विकृति। तो सुश्रुत ने भी पंचविंशति तत्वों का उल्लेख सांख्य सम्मत किया है। तो इस तरीके करके हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप आई होप कि आपको ये अच्छा लेक्चर थोड़ा सही लगा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोशिश मैं यही करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो थोड़ा अच्छा आएगा। ठीक है, मैं एनिमेटेड भी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे समय आएगा जैसे मैं एनिमेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, जैसे जैसे और मेरे चैनल पे वेबिनार होते हैं जो कि बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टरों से होते हैं, जिससे कि आपको नॉलेज मिल सकती है अच्छी। तो ठीक है, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब दिलवाइएगा और शेयर करिएगा अदर अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी थोड़ा मोटिवेट होना क्योंकि जब आप अगर सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, आपका सब्सक्राइब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा खुशी होगी, तो हम उससे और अच्छे वीडियो बना सकेंगे। ठीक है, और मेहनत करेंगे, और बिल्कुल मेहनत करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आना स्वाभाविक है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ नहीं रहा होगा वो यहाँ चला जा चुका होगा, जो पढ़ रहा होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए आज किसी के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता था कि आपको स्वागत करता हूँ कि इस बारे में आप आए थे। धन्यवाद।